नमस्कार साथियों, लेबर पोर्शन को अपन करेंगे कंटिन्यू आज के लेक्चर में। प्रीवियस दो लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन और कल के लेक्चर में फर्स्ट स्टेज को अपन स्टार्ट कर चुके थे, जहां कल लेबर की सारी स्टेज के बारे में इंट्रो लेने के बाद हमें यह पता चला था कि सबसे लंबा समय, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंज जिस फेज में आते हैं वो हमारी फर्स्ट स्टेज थी। उसके जो पार्ट किए गए लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल, हर पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आपने देखा कितने प्रकार से उसमें कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं। सर्वाइकल डायलेशन के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन होता है और उसे असेस करने का तरीका। आज का लेक्चर भी पूरी तरह फर्स्ट स्टेज को ही डेडिकेट रहेगा। आज के लेक्चर में भी अपन फर्स्ट स्टेज में जो रिमेनिंग कंटेंट है उन्हीं को लेकर सारी बात करने वाले हैं। अब वो क्या कंटेंट रिमेनिंग है तो उन्हें सुनना शुरू कीजिए। आज हमारे पास होगा पोर्शन फर्स्ट स्टेज में इवेंट और उसका मैनेजमेंट। कल के लेक्चर में फर्स्ट स्टेज ने हमें खुद के बारे में यह बताया था कि उसके खुद के अंदर 3 सब स्टेज होती है। अब आते हैं बात इवेंट पे। तो इवेंट आप खुद माइंड में मेकअप करें, सुने, आइडिया लगाएं और फिर यहां पर जो दिखे उसे कोरिलेट करें कि जो आपने सोचा क्या वो सामने दिखा। जैसे सिंपल मैं आपसे पूछूं, क्या पहली स्टेज में फीटस डिलीवरी होती है? जवाब जाएगा नहीं। पहली स्टेज जिसका नाम सर्वाइकल स्टेज दिया गया था, एक ही काम होता है, सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स जो होती है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होती है और वो सर्विक्स या वो बच्चेदानी का मुंह पूरे 9 महीने नॉर्मल प्रेगनेंसी में बंद रहता है। तो होने को बड़ा काम तो सर्वाइकल डायलेशन है, लेकिन सर्वाइकल डायलेशन करने के लिए भी कुछ करना पड़ा होगा और सर्विस का डायलेट होते ही बच्चेदानी का मुंह खुलते ही कुछ हुआ होगा। और वो सारे क्या क्या हैं उन सभी को कहा जाता है इवेंट। देखते सामने बोर्ड पर मैंने उनको लिख रखा है, एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर 1 बाय 1 उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने पास लेबर में आज जो डिस्कस होने वाला है सामने बोर्ड पर देख लें एक बार। हेडिंग मेंशन है इवेंट्स। जैसा कि दिखाई दे रहा है टोटल इवेंट नंबर में 4 हैं। इन्हें अब समझने का प्रयास करना शुरू करेंगे। पहली स्टेज में एकमात्र बड़ा काम क्या होता है तो जवाब देंगे डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन। लेकिन गौर से सुनने वाली बात है कि लोअर सेगमेंट की सर्विक्स डायलेट यूं ही नहीं होती है, अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आने से ही लेबर शुरू होता है, यह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। यूट्रस में अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन आने से लेबर शुरू होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन वाले हार्मोन का होता है। तो जब तक ऊपर से धक्का लगेगा नहीं तब तक नीचे का रास्ता खुलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जवाब देना है कि सर्वाइकल डायलेशन से 101% पहले क्या हुआ होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यह कॉन्ट्रैक्शन जिसका नाम ही लेबर पेन था, हमने यह भी सीखा है कि 9 महीने 280 दिन अच्छी खासी चल रही प्रेगनेंसी में लेबर कब डिक्लेयर करेंगे? जब उस फीमेल को घर पे या अस्पताल में पेन स्टार्ट होंगे। वो पेन क्या होते हैं? वो पेन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो यूट्रस के अपर सेगमेंट में हो रहा है। तो डायलेशन से पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन। अब बात यह है, यूट्रस के अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन है जिसके दबाव से, जिसके फोर्स से लोअर सेगमेंट की सर्विक्स डायलेट हो रही है। तो यहां भी एक लॉजिकल चीज कि 9 महीने बंद पड़ी सर्वाइकल ओस अचानक से नहीं खुलते हैं, पहले उन्हें करना पड़ता है लूज या सॉफ्ट। सरल सा उदाहरण दूं, आप एक ऐसे ताले को खोलने जा रहे हैं जो 9 महीने से बंद पड़ा है, शायद जंग लगा है।
तो आप भी डायरेक्ट चाबी इंसर्ट करते उसे नहीं खोल पाते हैं, लुब्रिकेशन के तौर पे उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऐसा अपन घर पे प्रयास करते हैं, ऑयलिंग करके लुब्रिकेट करते हैं ताकि इजी इंसर्ट होके ओपन हो जाए। इसी प्रकार 9 महीने से बंद सर्विक्स अचानक डायलेट नहीं होती, उससे पहले लूज होती है, सॉफ्ट होती है, लुब्रिकेट होती है, जिसका नाम दिया गया है इफेसमेंट। यह अपने पास सेकंड इवेंट। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि पहले स्टेज में होने वाला एकमात्र काम सर्वाइकल डायलेशन डायरेक्टली नहीं होता है, उसे करवाने से पहले लूज करना पड़ेगा और ऊपर से धक्का मारना पड़ेगा। धक्के का नाम कॉन्ट्रैक्शन है, लूज करने का नाम इफेसमेंट है और फिर खुल जाने का नाम डायलेशन है। अब देखिए मजे की बात, जैसे बच्चेदानी का मुंह खुला, बच्चे पे क्या गुजरा वो सोचें। एक फिटस जो 9 महीने बच्चेदानी यूटेराइन कैविटी में बंद पड़ा था, पहली बार 280 दिन के बाद उसे लगा कि बाहर जाने का रास्ता खुला। वो तो मर ही रहा था नीचे आने के लिए, डिलीवर होने के लिए, पर अभी तक इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि रास्ता बंद था। तो जैसे सर्विक्स डायलेट होगी, बच्चा नीचे की तरफ, अब यूट्रस के नीचे क्या है, पेल्विस है, बच्चा नीचे की तरफ पेल्विस में आएगा। अब क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, एक बार में पूरा नहीं आ पाता है, तो नॉर्मल लेबर में कह सकते हैं सबसे पहले सिर आता है, बाद में धड़ आता है। तो जैसे सर्विक्स डायलेट होती है, बच्चे का सर सर्विक्स के रास्ते से पेल्विस में जाता है और धड़ अभी भी यूट्रस में रह जाता है। ऐसी डिवीजन होना, ऐसा इवेंट आना बैग ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। तो 4 नाम सामने जो बोर्ड पर लिखे हैं उनके सिंपल टर्म ये है, ऊपर से धक्का लगना, नीचे के रास्ते को लूज करना, लूज होने से रास्ते का खुल जाना, रास्ता खुलते ही बच्चे का नीचे आना। टेक्निकल टर्म, धक्का लगना कॉन्ट्रैक्शन, लूज करना इफेसमेंट, खुल जाना डायलेशन, बच्चे का नीचे आना बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज में होने वाले सभी इवेंट का डिस्कशन करके। जहां दिमाग में एक चीज होती है कि मेन काम डायलेशन है, वहां यह भी होना चाहिए डायलेशन के साथ इतने सारे काम भी हमारे साथ अटैच होते हैं। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करें। इस कैटेगरी में सबसे पहले प्यारे नाम किसका आएगा, कॉन्ट्रैक्शन का। अभी जो कॉन्ट्रैक्शन है आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि यहां पे होंगे ऑक्सीटोसिन वाले कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन 3 जने करवाते हैं, पर लेबर के लिए एज ए चॉइस ऑक्सीटोसिन को माना जाता है। याद होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन कौन से कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, समझा दिया गया है तो यहां मेहनत कम करवाइए। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस डेवलप करता था, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट डिवीजन होता था, मैच्योर यूट्रस पे काम करता था। तो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, उसी को आगे प्रोसीड करना है। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या कैरेक्टर हैं। तो क्लास के स्टार्ट 100% एमसीक्यू के साथ। तो कॉन्ट्रैक्शन का फर्स्ट नेचर सुनिए, और फर्स्ट चीज ये है कि यूट्रस एक पूरा ऑर्गन है। अपर सेगमेंट फंडस वाला, लोअर सेगमेंट सर्विक्स वाला, ऐसा एरिया होता है। पहली बात आती है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है। तो यहां पे उस लाइन को मैं मेंशन करना चाहूं, आपसे भी एग्जामिनर पूछेगा कि ये बता भाई कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से हुआ। तो उस चीज को सुनिए। सिंपल आंसर तो यह है कि अपर सेगमेंट में स्टार्ट हुआ, पर अपर सेगमेंट में भी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है। तो उस लोकेशन के लिए सुनिए, यूटेराइन कैविटी से अटैच होती है फैलोपियन ट्यूब अपर सेगमेंट में। फैलोपियन ट्यूब मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें कि हल्का सा एक ड्रॉ किया जाए, ये यूटेराइन कैविटी को बताया जाए, और अटैच में फैलोपियन ट्यूब को लगाया जाए। तो वहां देखिएगा फैलोपियन ट्यूब में 2 मार्जिन कर देता हूं मैं। ये जो मार्जिन है इधर वाला, अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर, और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है ये लैटरल बॉर्डर।
इस आधार पे फैलोपियन ट्यूब की दो ओपनिंग होती है। अंदर वाली जो यूट्रस में खुलेगी, यूटेराइन ओपनिंग। फैलोपियन ट्यूब के दो किनारे हैं, अंदर वाला जो यूट्रस में खुल रहा है, यूटेराइन ओपनिंग, और बाहर वाला जो पेल्विस की तरफ गया, लैटरल ओपनिंग। कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मार्क कर रहा हूं, मार्कर से देखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यहां से, इस एरिया से, इस एरिया से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो इस जगह का नाम देना है। यह जगह कौन सी है? यह फैलोपियन ट्यूब की वो ओपनिंग है जो यूट्रस में खुल रही है। नाम देते हैं यूटेराइन ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लेबर पेन में ऑक्सीटोसिन वाला कॉन्ट्रैक्शन अपर सेगमेंट में किसी एक विशेष जगह से स्टार्ट होता है। उस जगह का नाम क्या है? यूटेराइन ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ओपनिंग को यहां अपन टर्म देंगे ओस्टिया। लैंग्वेज लिखता हूं, यह लिखा हुआ है स्टार्ट कहां से होता है, आपको जवाब देना है स्टार्ट कहां से होता है। तो जवाब है स्टार्ट फ्रॉम यूटेराइन ओस्टिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आपको ज्यों का त्यों लिखा हुआ परीक्षा में मिल जाएगा। यहां पे ओस्टिया का मतलब किससे लिया गया है? ओपनिंग से। बस यही एक बात बताने की है। कई बार बालक बालिकाएं नई चीज देखकर घबरा जाते हैं, आपको नहीं घबराना। ओस्टिया का मतलब यहां पर ओपनिंग से है। तो पहला सवाल यहां से, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होते हैं? यूटेराइन ओस्टिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सेकंड वन, अगली बात चल रही है कि अपने पास ये जो कॉन्ट्रैक्शन है अपर सेगमेंट में है, तो इनका नेचर होता है फंडल डोमिनेंस। एक नेचर है फंडल डोमिनेंस। लाइन मैंने बोली, समझ जाइए। फंडल का मतलब अपर सेगमेंट, डोमिनेंस मतलब प्रभावी। क्या कॉन्ट्रैक्शन पूरे यूट्रस में आते हैं या केवल अपर सेगमेंट में आते हैं? तो जवाब है अपर सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि लोअर सेगमेंट तो डायलेट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन केवल अपर सेगमेंट में आते हैं। अपर सेगमेंट में आते हैं तो नेचर फंडल डोमिनेंस। तो अपने पास अगली बार लिखेंगे नेचर, तो नेचर में कॉन्ट्रैक्शन कैसा लिख दिया? फंडल डोमिनेंस। एक बात। नेक्स्ट वन, अगला कैरेक्टर बताएं कॉन्ट्रैक्शन का। अगले कैरेक्टर को बताने के लिए एक चीज लोग सुन के जाएंगे। जैसा कि पता है कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजिकल आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन में पोलरिटी होने वाली है, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट बटने वाले हैं। तो वहां पे यूट्रस की मसल्स के द्वारा एक पैटर्न डेवलप कर लिया जाता है, जो पैटर्न कहलाता है बकेट होल्डिंग फैशन। कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस की मसल्स के द्वारा डेवलप स्पेसिफिक पैटर्न को नाम दे रहे हैं बकेट होल्डिंग फैशन। बकेट का मतलब बाल्टी या टोकरी, होल्डिंग का मतलब होल्ड करना, स्टैंड या हत्था, इस प्रकार से। तो वहां अपन देखेंगे बकेट होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार दिखाई देता है। पहले मैं लिखता हूं नेचर कि कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स का पैटर्न हुआ ऐसा कि लगा बकेट होल्डिंग जैसा। बकेट होल्डिंग कैसा लगता है, तो यहां पर कंसंट्रेट करें, बताता हूं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। यहां देखें अपने पास ये एक नॉर्मल यूट्रस को बता रहा है। यहां देखें नॉर्मल यूट्रस का मतलब है सर्विक्स क्लोज है, बिल्कुल डायलेट नहीं है। इस तरफ ये सर्विक्स डायलेट ओपन हो गई है, बच्चे का मुंह खुल गया है। बकेट होल्डिंग क्या बता रहा है? बकेट होल्डिंग ये बताएगा कि यहां पर जो मसल फाइबर हैं ऐसे वाले, ये तो एक प्रकार का स्टैंड बन गया, हत्था बन गया, बोल दिया होल्डर। और लोअर सेगमेंट के अंदर जो ये मसल्स है दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर, तो ये बन गई अपने पास बकेट। तो अब देखिए पैटर्न को, नीचे की तरफ टोकरी या बाल्टी, ऊपर की तरफ हैंडल या हत्था, यह पैटर्न कहलाता है बकेट होल्डिंग फैशन। नीचे की तरफ गोल गोल है तो कह सकते हैं कि यह मसल्स सर्कुलर है, बाल्टी सर्कुलर ने बनाई।
ऊपर की तरफ लंबी लंबी है तो कह सकते हैं यहां मसल लॉन्गिट्यूडिनल है। तो डेप्थ में जाके यदि सवाल बनाए तो भी जवाब हमसे दूर ना भाग पाए। बकेट होल्डिंग पैटर्न के अंदर बकेट बनाने में सर्कुलर मसल और होल्डर बनाने में लॉन्गिट्यूडिनल मसल अपना रोल प्ले करती हैं। अब इसके तुरंत बाद अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का निर्माण हो जाता है। अब अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट भी आपको इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाई देंगे। देखें और जवाब दें क्या क्या हो रहा है। बड़े इंटरेस्ट से देखना है आपको कंडीशन में। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें। पहले अपर सेगमेंट देखें। अपर सेगमेंट में ये दोनों दीवारें इतनी दूर हैं और लोअर सेगमेंट में सर्विक्स एकदम पास में है। कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद ये दूरी अपर सेगमेंट की कंपेयर करेंगे तो इससे कम हो गई, जो बताएगा अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पास आ रहा है। अब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो चीज पास आएगी। ये मेरे दोनों हाथ हैं, इस कंडीशन में है। कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो एकदम अंदर लाना पड़ेगा, पास आएंगे। इसके विपरीत जो सर्विक्स से बंद पड़ी थी डायलेट होगी तो दूर जाएगी। तो यहां देख लीजिए, जहां सर्विक्स में गैप नहीं था वहां अब इतना डायलेशन है। तो कहने का मतलब इनको देख करके बताएंगे नेचर। अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन चलता है और वो पास में आने से डायमीटर शॉर्ट हो जाता है। लोअर सेगमेंट सर्विक्स में डायलेशन चलता है तो डायलेशन होने से डायमीटर लॉन्ग हो जाता है। तो शॉर्ट और लॉन्ग एक बात, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन दूसरी बात। चार चार कैरेक्टर निकल के आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अपर वाला शॉर्ट, लोअर वाला लॉन्ग, अपर वाला कॉन्ट्रैक्शन, लोअर वाला डायलेशन। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। किसमें जोर लगाना पड़ रहा है, कौन अपने आप हो रहा है? तो जोर लगाना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्शन में और अपने आप खुल गया सर्विक्स। तो एक्टिव अपर, पैसिव लोअर। इसके अलावा बात करूंगा मैं थिक और थिन की, मोटे और पतले की। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करके पास में आ गया उसकी मांसपेशियां सारी एक जगह कलेक्ट हो गई। जो कॉन्ट्रैक्ट करके पास में आ गया उसकी मसल्स एक जगह इकट्ठी हो गई तो वो थिक हो गया। जिसका अपने पास डायलेशन हो गया, मांसपेशियां दूर दूर चली गई, तो वो पतले नेचर में आ गया। तो अब देखेंगे अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट में डेवलप होने वाले चार चार कैरेक्टर मेंशन कर सकता हूं बोर्ड पे। अपर वाले के बेस पे उसके कैरेक्टर लिखना चाहूं तो ध्यान से सुनिएगा। अपर वाले को बोल सकते हैं तू मेहनत कर रहा है तो एक्टिव है। क्या मेहनत कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। पास में आ गया कि दूर चला गया? पास में आ गया। मसल इकट्ठी हो गई या दूर चली गई? इकट्ठी हो गई, तो नेचर थिक। कंपेयर करें इसको तो इसके लिए बोलेंगे तू बता भाई मेहनत कर रहा है कि अपने आप हो गया? ऊपर से धक्का पड़ा, अपने आप हो गया। क्या अपने आप हो गया? कॉन्ट्रैक्शन या डायलेशन? जवाब दे देंगे डायलेशन। अच्छा, पास आया कि दूर गया? दूर गया, तो लंबाई डायमीटर ज्यादा हो गया और मांसपेशियां दूर दूर जाने से नेचर में थिन आ गया। तो चार कैरेक्टर लोअर सेगमेंट के, चार कैरेक्टर अपर सेगमेंट के। ऐसा अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस का डिवीजन। जब तक यूट्रस नॉर्मल था सीन अलग था, पर अब जब लेबर में कॉन्ट्रैक्शन है तो दो प्रेजेंटेशन सामने दिखाई देंगे आप लोगों को। पहला प्रेजेंटेशन कि मसल्स ने डेवलप कर लिया बकेट होल्डिंग पैटर्न और यूट्रस ने डेवलप कर लिया डिवीजन। जहां अपर सेगमेंट के चार कैरेक्टर अलग हैं, लोअर सेगमेंट के चार कैरेक्टर अलग हैं। इस बेस पे बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में और क्या हो जाता है? डिवीजन ऑफ यूट्रस। डिवीजन ऑफ यूट्रस हो गया। अब इस बात को बड़े गौर से सुने, डिवीजन कैसे कैसे हुआ अपर में और लोअर में। अब यहां पे एक मार्कर बनाया जाए, एक लाइन बनाई जाए कि कंपेयर करें कि पहले अपने पास यूट्रस नॉर्मल होता था और अब की बार यूट्रस ये पास में, ये दूर,
ये पास में, ये दूर, ऐसा हो गया। अपर वाला कॉन्ट्रैक्टेड, लोअर वाला डायलेटेड। तो यहां पे एक मार्कर बनेगा। मार्कर क्या बनेगा? ये वाला पॉइंट, इधर देख। इसको बोल सकते हैं कि इस सर्कल से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है, इस सर्कल से नीचे डायलेशन है। ना कॉन्ट्रैक्शन ना डायलेशन बोलेंगे 4-4 कैरेक्टर। ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिव है, थिक है, शॉर्ट है। नीचे वाले में डायलेशन है, पैसिव है, थिन है, लॉन्ग है। ऐसे बात करें कि डिवीजन ऑफ यूट्रस बताने वाला ये जो सर्किल है, इस सर्किल को बोलते हैं अपन रिंग। और ये रिंग कब बनी? जब यूट्रस नॉर्मल था कि कॉन्ट्रैक्टेड था? कॉन्ट्रैक्टेड था। तो रिंग का नाम दे देंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन रिंग। जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय बनती है उस बेस पे नाम दे दिया इस रिंग का कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो ये भी अपने पास एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो इवेंट की अपन बात कर रहे हैं। देसी भाषा में 4 इवेंट बता दिए गए हैं। ऊपर से धक्का लगना, नीचे से लूज होना, रास्ते का खुलना, बच्चे का नीचे जाना। धक्के गोले के बाद चल रही है। पहला कैरेक्टर स्टार्ट कहां से होता है? यूटेराइन ओस्टिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऊपर से स्टार्ट होता है तो फंडल डोमिनेंस। पैटर्न कैसा बनाया? बकेट होल्डिंग और डिवीजन। बकेट होल्डिंग में क्या देखोगे? नीचे की तरफ बाल्टी, ऊपर की तरफ हत्ता, नीचे सर्कुलर, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल। डिवीजन ऑफ यूट्रस में क्या देखा? ऊपर वाला, नीचे वाला, 4 कैरेक्टर ऊपर, 4 कैरेक्टर नीचे। अब अलग अलग डिवीजन हुआ तो डिवीजन के आधार पे अपन बोल सकते हैं कि वहां पे क्या डेवलप हो गई? रिंग। और रिंग क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रैक्शन रिंग। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिंग है टेम्परेरी है या परमानेंट? जवाब देंगे टेम्परेरी। कारण जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा यूट्रस ऐसा दिखेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा यूट्रस ऐसा हो जाएगा। लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल सब पढ़ा है आपने। लेटेंट की बात करूं, 30 सेकंड के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ऐसा दिखेगा। अगले 30 मिनट तक इस प्रकार का दिखेगा। एक्टिव की बात करें, 60 सेकंड के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इस प्रकार दिखेगा, और फिर अगले 5 मिनट के लिए ऐसा दिखेगा। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन लगातार नहीं रहता, तो यह हालत भी लगातार नहीं रहेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिंग भी लगातार नहीं रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन रिंग नेचर में कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। बहुत अच्छी बात है। अब बताऊं एक विशेष बात। चल रहा है नॉर्मल लेबर, इसलिए सारी चीज नॉर्मल है। यहां पे एक समस्या बताएं, यदि ये रिंग जो टेम्परेरी है परमानेंट बन जाए तो गारंटेड कंडीशन एब्नॉर्मल हो जाएगी। और परमानेंट रिंग को बोलते हैं अपन बेंडल रिंग। बोर्ड पर लिखता हूं, बाय चांस लेबर नॉर्मल की जगह हो एबनॉर्मल तो रिंग भी बनेगी टेम्परेरी की जगह परमानेंट, और बनेगी परमानेंट तो रिंग का नाम दे दिया जाएगा बेंडल रिंग। तो ये सारे वो माइलस्टोन हैं जो हमारे फर्स्ट इवेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इवेंट क्लियर है? तो आगे चलें। अगला नाम क्या लेने वाले हैं? इफेसमेंट। उसके तरफ बढ़ते हैं। तो अपने पास अब आ गया ये टर्म इफेसमेंट। इफेसमेंट जो टर्म है कहना क्या चाहती है उसी से एमसीक्यू है। क्वेश्चन बताना और लर्न करना बहुत जरूरी होता है। तो इफेसमेंट बोलना क्या चाहता है, पहला सवाल उसी से है। तो इफेसमेंट के लिए 4-5 तरीकों से उसे बताया जा सकता है, पर एग्जैक्ट आंसर क्या होता है वो सिर्फ एक। एग्जैक्ट आंसर है शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। शॉर्ट हो जाना। सर्विक्स की लंबाई जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर बताई जाती है, वो 2.5 सेंटीमीटर पूरे प्रेगनेंसी के 9 महीने में कभी भी चेंज नहीं होती है। पहली बार वो लंबाई लेबर के समय में शॉर्ट हो जाती है, 2.5 से कम। 2.5 से कम मतलब 2.5 से आधा, 1.25 सेंटीमीटर या बिल्कुल कम हो जाती है। शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स, उसी से इफेसमेंट को बताया जाता है। हालांकि अल्टरनेटिव नाम और भी हैं। वैसे आपको समझाऊं शॉर्ट होने का मतलब क्या है, दूरी किसकी होती है? तो वास्तव में सर्विक्स की लंबाई होती है 2 ओस के बीच की दूरी। एग्जाम्पल कि अपने पास यहां पड़ा है इंटरनल ओस
और यहां पर है एक्सटर्नल ओस। तो इनके बीच में ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन बनाई है, दो ओस के बीच की दूरी दिखाई है, वही दूरी होती है अपने पास में 2.5 सेंटीमीटर, जो कहलाती है सर्विक्स की लंबाई। और इसी लंबाई के कम होने का मतलब क्या है? ओस पास पास आएंगे और दूर जाएंगे। तो डेफिनेटली यदि लंबाई कम होगी तो पास आएंगे। आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म आई है इफेसमेंट। बहुत सारे जवाब ना देने हो, एक आंसर देना हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेसमेंट? यू हैव टू गिव द आंसर। इट इंडिकेट शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का लंबाई में कम हो जाना। लंबाई कितनी होती है, किस किस के बीच की होती है, इसका ज्ञान पहले होना चाहिए। लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और दो ओस के बीच की दूरी होती है। अगली बात बताता हूं, और इसे कितने नामों से जाना जाता है, तो उसको सुनिए। क्योंकि सर्विक्स लोअर सेगमेंट में है और हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन में लोअर सेगमेंट डायलेट होता है, तो उस बेस पे और नाम ये दिए गए कि लूज करना, सॉफ्ट करना, डायलेट होना। डायलेट जब होता है तो डायरेक्शन ऐसी होती है जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, उसके बेस पे बोलते हैं टेकिंग अप। टेकिंग अप, ऊपर की तरफ जाना, डायलेट होकर ऊपर जाना, और ऊपर जाएगी तो बात ये चलती है लोअर सेगमेंट में मिल जाती है। तो 3-4 और नाम भी हैं जिससे इन्हें बताया जाता है, उन्हें लिख देते हैं अपन। बोल सकते हैं सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग के अलावा कह सकते हैं लूजनिंग, लूजनिंग के अलावा बोल सकते हैं टेकिंग अप, और कह सकते हैं मर्ज विद लोअर सेगमेंट। 4 तरीके से कह सकते हैं, पर मैंने आपको बताया कि आपका धर्म है पहला एमसीक्यू के बारे में जानकारी लेना। एमसीक्यू के बारे में जानकारी वाली बात अपने पास यह चलेगी कि सवाल बनेगा सिर्फ यहां से। पहला सवाल कि एग्जैक्टली इफेसमेंट बोलना क्या चाहता है, सिर्फ इतना पूछे तो 1 लाइन का आंसर है शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। ये जो 3-4 शब्द लिखे हैं, इनका प्रेजेंटेशन देखिए, उन्हें आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर क्या चीज हो रही है। बड़े गौर से देखना, पता चलेगा कहां मूवमेंट हो रही है। पहले वाले डायग्राम के अंदर, पहले वाले डायग्राम के अंदर ये सर्विक्स जो है एकदम पास पास में, बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं है। जैसे जैसे डायलेट होती जा रही है, ये देखो इनमें दूरी और बढ़ी, इनमें दूरी और बढ़ी, और यहां देखिए कितनी दूर हो गई है। ये पहला मार्जिन, ये दूसरा मार्जिन। जहां पहले डायग्राम में दोनों एरिया पास पास थे, अब की बार ये मार्जिन बड़ा दूर हो गया, और दूर होकर किस दिशा में जा रहा है, ये देखिए इस प्रकार अपर में मूव कर रहा है। ये भी अपर की तरफ मूव कर रहा है, यहां भी मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो हर डायग्राम के अंदर सर्वाइकल इफेसमेंट को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, वो ये बताना चाहता है कि बिल्कुल बीच में दूरी नहीं है, और वो जब डायलेट होगी तो ये अपर की तरफ जाएगी। इसीलिए यहां पे लाइन लिखी अपन ने, मर्ज विथ लोअर सेगमेंट। एक बात। अब बात नंबर 2, पहला एमसीक्यू बनता है इसके मीनिंग से, सेकंड एमसीक्यू बनता है इसके प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। यहां पर दोनों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, ओस दूर दूर है। 2.5 सेंटीमीटर थी और 2.5 सेंटीमीटर ही दिख रही है, मतलब दूरी कम हुई क्या? सर्विक्स शॉर्ट हुई क्या? नहीं। तो इफेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। आगे अब अपन देखें, यदि ये इनके बीच की दूरी, ये ऊपर वाला इंटरनल ओस, ये नीचे वाला एक्सटर्नल ओस, ऊपर के कंपैरिजन में दूरी रह जाए इतनी, मैं दे दूं एग्जांपल में नाम 1.25 सेंटीमीटर, तो 1.25 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर से आधा है। तो यहां जवाब देंगे दूरी उतनी है या कम हो गई? कम हो गई। कितनी हो गई? आधी हो गई। तो सर्विक्स शॉर्ट हो गई, कितनी? आधी। इफेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। कितना? आधा हो गया। लास्ट वन, यदि ऐसा कर दिया जाए कि बीच की दूरी का सत्यानाश कर दिया जाए, बिल्कुल दिखाया ना जाए, और फिर बोल देंगे अब बीच में दूरी कितनी है? 0 सेंटीमीटर, तो ये सर्वाइकल इफेसमेंट से बनने वाला सेकंड क्वेश्चन है, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखने जा रहा हूं, उसे बड़े गौर से सुनना। 2.5 सेंटीमीटर थी,
2.5 सेंटीमीटर दिखी, काम नहीं हुआ। इफेसमेंट कितना? 0%। 2.5 सेंटीमीटर थी, 1.25 सेंटीमीटर दिख रही है, कितना काम हुआ? आधा काम हो गया, 50%। 2.5 सेंटीमीटर थी, 0 सेंटीमीटर दिख रही है, एकदम पास में आ गई, बिल्कुल भी दूरी नहीं बची, पूरी शॉर्ट हो गई। इफेसमेंट कितना हो गया? 100%। तो इफेसमेंट से 200% बनने वाला अगला सवाल इस टेबल से है। इफेसमेंट आपके सामने 2 सवाल लेके आएगा, पहला इसका मीनिंग, दूसरा इसका प्रेजेंटेशन। मीनिंग है ओस के बीच की दूरी कम हो जाना, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। प्रेजेंटेशन है कितनी शॉर्ट हुई, 2.5 की 2.5 दिखे 0%, 2.5 की 1.25 दिखे 50%, 2.5 की 0 दिखे 100%। ये इफेसमेंट। तो सेकंड इवेंट कॉन्ट्रैक्शन के बाद इफेसमेंट। थर्ड इवेंट होता है डायलेशन, जो आपने डिटेल में पूरा पढ़ लिया है कल के लेक्चर में कि फुल डायलेशन कितना होता है, मैक्सिमम डायलेशन कितना होता है, डायलेशन रेट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिंगर एग्जामिनेशन क्या होता है, ये सारा पढ़ लिया। तो तुरंत आ जाए चौथे इवेंट में, नाम है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या था बैग ऑफ मेम्ब्रेन? ऊपर धक्का लगेगा, नीचे रास्ता लूज होगा, रास्ता खुलेगा, बच्चा नीचे। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन सामने देखें किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है। तो हमारे पास बोर्ड पे ये रहा बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जहां पे कंडीशन क्या है, जब तक बच्चा पूरा यूट्रस में है तो अलग सीन है, लेकिन सर्विक्स डायलेट हो गई। लोअर सेगमेंट पे कंसंट्रेट कर लें, मैं यहां पे मार्कर ऐसे लगा देता हूं। ये अपने पास लोअर सेगमेंट है और ये अपर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट डायलेट हो गया तो मैंने कहा था बच्चे का सर नीचे और धड़ ऊपर। 9 महीने तक पूरा बच्चा ऊपर, 9 महीने तक पूरा बच्चा ऊपर यूटेराइन कैविटी में, पर कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद सर नीचे और धड़ ऊपर। यहां पे पानी की थैली, एमनियोटिक कैविटी का डिवीजन है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन वास्तव में है क्या? डिवीजन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। कुछ पानी सर के साथ नीचे आ गया, कुछ पानी सिर के साथ नीचे आ गया, वो कहलाएगा फोर वाटर, आगे वाला। बाकी पानी धड़ के साथ पीछे रह गया, वो कहलाएगा हिंड वाटर। तो फोर वाटर और हिंड वाटर दो में होना डिवीजन कहलाता है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन की लैंग्वेज पूछे आपसे तो क्या है? इट इज डिवीजन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पानी जो सर के साथ आगे आया वो फोर वाटर, पानी जो धड़ के साथ पीछे रह गया वो हिंड वाटर। ये होते हैं 4 इवेंट। तो फर्स्ट स्टेज में आज अपन स्टार्ट करने वाले थे इवेंट, जो सारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाएं, सिर्फ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में कल के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ा था कितनी स्टेज होती है, 3 नाम थे, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल, वो पढ़ा गया। आज की शुरुआत कि फर्स्ट स्टेज में बड़ा काम सर्वाइकल डायलेशन होता है, लेकिन जब वो होता है तो साथ में क्या क्या होता है, उसके होने से पहले क्या होता है, होने के बाद में क्या होता है। 4 नाम दिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन देगा अपने नेचर, लूजनिंग देगी, शॉर्टनिंग देगी, इफेसमेंट, डायलेशन कर पढ़ लिया था, और अब देगा बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहां तक सारे काम हो गए। इस सीन को समझने का मतलब यह है, इस कंडीशन को समझने का मतलब यह है, फर्स्ट स्टेज इस पॉइंट पे आके खत्म होती है। फर्स्ट स्टेज यहां आके इस हालत में खत्म हो रही है। कंसंट्रेट के सुन लीजिए, वॉल्यूम तेज कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सेकंड स्टेज की जब शुरुआत करनी है उससे पहले हालत क्या है। उससे पहले हालत यह है कि बच्चे का सर नीचे लोअर सेगमेंट में, धड़ अपर सेगमेंट में, और पानी की थैली फटी नहीं है। इसके बेस पे एमसीक्यू बनते हैं, आज भी बनेंगे, कल भी बनेंगे। पानी की थैली दिखाई दे रही है, आधा पानी सर के आगे, बच्चा पानी धड़ के पीछे, ये इस कंडीशन में बच्चा है। यहां से स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज आज स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज करना है अपने को अभी फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट इस बेस पे है कि आपने अभी तक पहली स्टेज में जितने भी चेंजेस को देखा, उन सभी चेंजेस के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन क्या बनते हैं।
जैसा अपन कल मदर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन कर रहे थे, टॉकेटिव थी तो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, घबरा रही थी तो ब्रीदिंग एफलरेज दे रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल थी तो रेस्ट का बोल रहे थे। तो अब अपने पास आएगा इतने सारे आपने जो चेंजेस देखे उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या मैनेजमेंट देना चाहेंगे। तो हमारे पास फोकस ऑन द बोर्ड अवेलेबल है फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट। आते हैं इन 4 शब्दों के जवाब देने के लिए। नंबर 1 क्या चीज है, अब सीन समझना, सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपके मौजबी के अंदर 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के इस लैंग्वेज में दे रखे जो बोल के बताता हूं। आप खुद बताइए, आप हॉस्पिटल में हैं, पीएससी सीएससी पर हैं, किसी भी हेल्थ केयर सर्विस यूनिट पर हैं, आपके पास कोई फीमेल लेबर के तहत आएगी तो क्या समस्या लेके आएगी? मेरे उल्टी हो रही है ये बोलते आएगी, मेरे ब्लीडिंग हो रही है ये बोलते हुए आएगी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है ये बोलते हुए आएगी? नहीं, वो लेबर पेन की कंप्लेंट को लेके आएगी। जब भी एक फीमेल लेबर वाले यूनिट में एडमिट होना आएगी, कंप्लेंट लेके आएगी, लेकर आएगी लेबर पेन की, तो आपका दायित्व है सबसे पहले यह पूछना कि आप जो समस्या लेके आ रहे हो ठीक है, आपकी ईडीडी क्या है, आपकी ईडीडी क्या है। उससे आइडिया बन जाएगा कि वास्तव में ये लेबर पेन आने का सही समय था या इसे जो पेन आ रहे हैं वो फॉल्स हैं। तो पहला धर्म हमारा जो बनता है वो धर्म है मदर से क्या पूछें, ईडीडी। बिल्कुल ईडीडी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे दर्द को बढ़ावा देना है कि ऐसे दर्द को रोकना है। तो मौजबी के अंदर भी जो लैंग्वेज सवाल की है वो सुने और आंसर भी लेके जाएं। लैंग्वेज ये है कि एक मदर है, हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेबर पेन की कंप्लेंट के तहत एडमिट हो रही है, उसे स्ट्रेचर पे लिया गया। जब लिया गया तो वो नर्सिंग स्टाफ को बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पानी की थैली फट गई है और मुझे पुश करने की इच्छा हो रही है। इतना सारा ड्रामा उसने बता दिया। नर्स सबसे पहले क्या करेगी? तो वहां भी जवाब ईडीडी है कि यदि सही समय है तो वो सारे काम करो जो करने के हैं, और सही समय नहीं है तो ऐसे चीजों को रोकने का प्रयास करो। अब आगे ईडीडी देखिए, अपने को लेबर करवाना है तो मान के चल लीजिए उसके ईडीडी आगे जिस समय आ गया था, तो अब अगली लाइन क्या है? आइडेंटिफाई। अब क्या पता लगाना है कि समय तो सही है, अब यह पता लगाएं कि लेबर पेन सही है या नहीं। हां समय ठीक है, डिलीवरी का समय हो गया, अब मैं देख लूं लेबर पेन सही है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो वहां पे सिंपल पूछ लेना कि आपके आगे वाले हिस्से में एब्डोमेन और थाई में दर्द हो रहा है या बैक और बटक्स में पेन हो रहा है, क्योंकि हमने सीखा है ट्रू फॉल्स का आइडेंटिफिकेशन। तो यहां आइडेंटिफिकेशन में करना है ये कि आपको पहचानना है कि दर्द ट्रू वाले हैं या फॉल्स वाले हैं। कैसे पहचानते हैं? कल परसों में सिखा दिया गया है कि बैक एक है तो वो ट्रू है, एब्डोमिनल एक है तो वो फॉल्स है। आगे पता लग गया ट्रू है, अब वो मां बोलेगी हो गया कंफर्मेशन, आ गई मेरी डेट, दर्द सही है, चल भैया लेके। तो बिल्कुल लेके चल। लेके चल का मतलब क्या है? एडमिट कर लेना। तो मदर को क्या कर लिया? हॉस्पिटलाइज कर लिया। तो ये सारी सीक्वेंस है, एक ड्रामे की कंडीशन है। आपको एक ड्रामा करने के लिए भी कहा जाए तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करना होगा कि सबसे पहले ईडीडी पूछेंगे, उसके बाद दर्द का नेचर देखेंगे, तभी अस्पताल में भर्ती करेंगे। अब जब भी अस्पताल में मरीज या मां भर्ती होती है तो इलाज से पहले दुनिया भर की जांचें होती है। डेफिनेटली कोई भी इंडिविजुअल जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड उसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहां भी शुरू करें एग्जामिनेशन। तो यहां लिखा हुआ है असेस। क्या असेस करेंगे? तो दुनिया भर के होते हैं एग्जामिनेशन, लेकिन एक ऐसा नाम है जो सबसे ऊपर आता है, वो होता है फीटल हार्ट रेट का एग्जामिनेशन, एफएचआर मॉनिटरिंग। तो असेसमेंट में प्रायोरिटी लेवल पे आपको जो लिखना है वो अपने पास मेंशन करना है कि हम क्या असेस करने जा रहे हैं, एफएचआर। और फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखते ही सुनते ही आपको प्रीवियस यूनिट के लास्ट लेक्चर याद आने चाहिए। फीटल मॉनिटरिंग का मतलब है हार्ट रेट को देखना,
हार्ट रेट की रेंज क्या होती है, बेसलाइन क्या होती है, मॉनिटरिंग कैसे कैसे करते हैं, एंटीपार्टम में कैसे, इंट्रापार्टम में कैसे, पैटर्न कितने होते हैं, एक्सेलरेशन, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन, नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, किसमें इंटरवेंशन किसमें इंटरवेंशन नहीं, ये सारा साम्राज्य जो प्रीवियस यूनिट के लेक्चर में पढ़ा सारा कट पेस्ट करके यहां भी लगा सकते हैं। सॉरी, कट पेस्ट मत करना, वहां से उड़ा दोगे, कॉपी पेस्ट करके यहां लगा सकते हैं। तो आपने असेस करा FHR। अब मैं बताऊं आपको एक लैंडमार्क बहुत अच्छा, दर्द भी थे, दस्तूर भी था, अस्पताल में मरीज भर्ती भी था, पर बच्चे का बाहर आना नॉर्मल रास्ते से लिखा था या पेट काट के, वो डिसाइड करता है FHR। यदि FHR नॉर्मल है और सारे हार्ट रेट के पैटर्न नॉर्मल हैं तो ही डिलीवरी नॉर्मल होगी, और यदि इसमें गड़बड़ है तो नॉर्मल रास्ते से नहीं, सिजेरियन होगा। तो एक जनरल सी लाइन है कि आपसे पूछें या बताएं, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, वो फीमेल जो आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं या जो प्रेग्नेंट हैं उनके मन में डाउट रहता है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल या सिजेरियन। तो बहना, यह बताने के लिए विधाता ऊपर से नहीं आता, बच्चे की धड़कन ही है जो सब कुछ सिखाता कि यदि ये नॉर्मल तो डिलीवरी नॉर्मल, और यदि ये अबनॉर्मल तो डिलीवरी सिजेरियन। तो FHR असेस करने का फायदा ये है, पता चलता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। तो हम नॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों फायदा किस पे होगा, नॉर्मल पे। हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं पढ़ते तो EDD नहीं आई होती, नॉर्मल नहीं पढ़ते तो लेबर पेन फॉल्स होते, नॉर्मल नहीं पढ़ते तो अस्पताल में भर्ती नहीं करते, नॉर्मल नहीं पढ़ते तो FHR डिस्ट्रेस में होती। अब अंदर आ गए, ठीक है। अब मदर बोलेगी अब क्या बचा है, तो हम उसे बताएंगे कि बधाई हो, ऑपरेशन से बचा है, ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब वो बोलेगी नॉर्मल डिलीवरी बोले तो नॉर्मल डिलीवरी बोले तो बड़ा ध्यान से सुन के जाइए, क्योंकि अब आ रहा है आज के लेक्चर में और ज्यादा वेटेज वाले MCQ का नाम। मदर ने कहा आपने बच्चे की धड़कन जांच करके पता लगा लिया डिलीवरी कौन सी, नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी, बर्थ कैनाल जिसे बोलते हैं। मां को बताएंगे आपका बच्चा नीचे के रास्ते से वेजाइना से डिलीवर होने वाला है, तो हम देख के आएंगे कि वो रास्ता तैयार है या नहीं। वेजाइनल एग्जामिनेशन तैयार है या नहीं, क्योंकि बिना तैयारी के काम नहीं किया जाता, पता है ना। पूछ लिया करो पहले तैयार है या नहीं, जबरदस्ती नहीं, तैयार हो तो ही करो। पूछा करो आर यू रेडी, इफ यू आर रेडी देन आई एम डबल रेडी। तो यहां पर भी पूछेंगे कि वो रास्ता तैयार है या नहीं, तो वेजाइना डिलीवरी के लिए वो रास्ता तैयार है या नहीं, उसे देखने के लिए जो काम किया जाता है सामने बोर्ड पे बिशप स्कोर कहलाता है। बिशप स्कोर क्या देखेगा कि रास्ता तैयार है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, सामने मैं लिख रहा हूं, ये किसके बारे में बताता है, रेडीनेस फॉर लेबर। रेडीनेस फॉर लेबर कि लेबर के लिए तैयार हो या नहीं। इतना ही नहीं, यदि लेबर के लिए तैयार हो तो ही लेबर हम करेंगे। बिशप स्कोर अभी नॉर्मल लेबर में चल रहा है, एक टर्म आती है अपन आगे भी पढ़ेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर, वहां भी काम होगा कि यदि रेडी है तो शुरू हो जाओ। पहले तो पूछो तैयार है, हाँ तैयार है, हो जाओ शुरू। शुरू हो जाना क्या कहलाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर। ना केवल रेडीनेस ऑफ लेबर, ये और बताएगा आपको किसके बारे में, इंडक्शन ऑफ लेबर। और ये बिशप स्कोर का पर्पस है, और पर्पस से नो डाउट धमाकेदार सवाल बने हैं। पिछला इतिहास परीक्षाओं के पत्रावलियां उठा करके देख लेना साथियों, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बिशप स्कोर का क्या मतलब है, क्या बताता है। जवाब देना है, इट एक्सप्लेन रेडीनेस फॉर लेबर और इंडक्शन ऑफ लेबर। अब आगे इसको डिटेल में पढ़ने से पहले इससे सीधे बनने वाले MCQ पे अटैक कर लेते हैं। मीनिंग क्लियर करो, रेडीनेस फॉर लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। अब आगे बिशप स्कोर में जैसे कई सारे स्कोर होते हैं, अपगार स्कोर होते हैं,
ग्लासगो स्कोर होता है, यहां भी स्कोर है। टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला सवाल ये बेसिक लाइन है कि बिशप स्कोर में टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं, तो टोटल कंपोनेंट होते हैं हमारे पास 5। बताने वाला हूं अभी नाम उनके। टोटल 5 होते हैं। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, जब भी कोई स्कोरिंग की जाती है मैक्सिमम स्कोरिंग जरूर पूछी जाती है, तो यहां मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 13। डायरेक्ट हिटिंग सवाल है जो आपको बताए जा रहे हैं कि टोटल कंपोनेंट 5 होते हैं, मैक्सिमम स्कोर 13 होता है। यह इसका मतलब होता है। कई बार होता है कि विद्यार्थी पूरी टेबल को रट करके परीक्षा में पहुंच जाता है, परंतु इन 3 बेसिक लाइनों का ज्ञान वो नहीं ले पाता है। तो हार्ड वर्क बाद में, दुनिया चल रहा है स्मार्ट वर्क का, स्मार्ट बोर्ड का, तो पहले स्मार्ट वर्क करें, 3 लाइनें याद रखें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये मीनिंग है, ये टोटल कंपोनेंट है और मैक्सिमम स्कोर है। और बात करें नॉर्मल लेबर के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम कितना हो कि लेबर करवा पाए, तो आंसर दे देना 6 से ज्यादा, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। अब ये स्कोरिंग कैसे होती है वो देख लो। तो स्कोरिंग कैसे होती है उसके लिए आप ये देख सकते हैं, सामने की तरफ ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से होशो हवास में सुनना शुरू करेंगे। सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, बच्चे के सिर का स्टेशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन। और ये पांचों के पांचों हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन से मिलेंगे। जैसा मैंने वादा किया कि बच्चे की धड़कन को देखने के बाद डिसाइड किया कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, वेजाइना से निकालेंगे, और बात ये चल रही थी वेजाइना तैयार है या नहीं, तो 5 चीजों से देखते हैं कि वो वेजाइना तैयार है या नहीं। बच्चे को बाहर निकालने के लिए वो 5 चीजें जिसमें आती है बिशप स्कोर कहलाता है। सामने 5 सारे मेंशन हैं, उसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग भी है, सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, देख लीजिए। डायलेशन देखेंगे, बंद पड़ी है तो 0 नंबर, बंद पड़ी है तो काहे का नंबर, 1 से 2 है तो 1 नंबर, 3 से 4 है तो 2 नंबर, 5 से ज्यादा है तो 3 नंबर। इफेसमेंट देखें, लेंथ को लेकर परसेंटेज में देख लीजिए, 30% इफेसमेंट, 50% इफेसमेंट, 70% इफेसमेंट, 80 से ऊपर इफेसमेंट। हेड का स्टेशन ये पढ़ाने वाला हूं मैं अभी, ये -3 -2 -1 +1 +2 क्या होता है इसके बारे में अब भी जानकारी लेने वाले हैं। फिर आती है बात कंसिस्टेंसी की, किस प्रकार की है, फर्म मतलब हार्ड है, एवरेज है, सॉफ्ट है। पोजीशन अपन देख चुके हैं पेल्विस के अकॉर्डिंग, पोस्टीरियर, माइल्ड, एंटीरियर। अब यहां देखें गौर करने वाली बात कि 3 नंबर केवल दिया गया है 3 जनों को, 3 नंबर इन दोनों को नहीं दिया गया। इस आधार पे मैक्सिमम स्कोर 13 होता है। हर एक का मैक्सिमम स्कोर 3 होता तो 3 के हिसाब से 3 पंजे 15 आ जाता, लेकिन लास्ट वाले 2 के लिए मैक्सिमम स्कोर 2 ही है। तो कैलकुलेशन करते हैं उस बेस पे, मैक्सिमम स्कोर कितना निकल के आता है 13। ये इतनी बड़ी टेबल, वादा कर रहा हूं ध्यान रखना, और बड़े भाई पे थोड़ा सा बिलीव कर लेना। टेबल लर्न करना इट्स नॉट ए बिग टास्क और मेजर इश्यू, ना भी करो तो मेरे ये चीजें याद रख लेना, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मीनिंग का पता होना, मैक्सिमम स्कोर का पता होना, लेबर के लिए मिनिमम स्कोर का पता होना, यह जानकारी बेसिक है। और फिर आती है इंटरेस्टिंग चीज, हेड स्टेशन। हेड स्टेशन को आप सामने देखेंगे प्रेजेंटेशन बोर्ड पे। हेड स्टेशन कहलाता है 5th फॉर्मूला। एक अच्छी टेक्निक है बताने की, आप उसे लर्न कर लें कि हेड स्टेशन कहलाता है 5th फॉर्मूला। और 5th का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वहां पे आपसे पूछेगा 5 के गुणांक में चीजें। क्या है हेड स्टेशन, तो पेल्विस में हमने पढ़ा है, इस्चियम में जो स्पाइन होता है, इस्चल स्पाइन, उस स्पाइन पे जब बच्चे का हेड होता है वो स्टेशन कहलाता है। सामने देखें, ये जो एरिया है ये स्पाइन है, और इस पर आकर के बच्चे का सर अटक जाता है, रुक जाता है।
9 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चा रहेगा यूटेराइन कैविटी में, लेबर में सर्वाइकल डायलेशन के बाद आएगा नीचे पेल्विस में, अटक जाएगा ईस्टल स्पाइन पे, रुक जाएगा 0 नंबर। इससे नीचे तभी जाएगा जब धमाकेदार कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अब ये यहां तक पहुंचा ही नहीं या पहुंच गया या इससे नीचे है, उसके आधार पे नंबर दिए गए हैं। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। जितना नीचे जाएगा उतनी जल्दी बाहर जाएगा, जितना ऊपर पाया जाएगा मतलब लेबर में समय है। एस्चियम स्पाइन से जितना नीचे जाएगा मतलब लेबर होने वाला है, स्पाइन से जितना ऊपर होगा लेबर नहीं होने वाला। इसीलिए ऊपर की सारी वैल्यू किसके अंदर है? नेगेटिव में है। नेगेटिव बताएगा लेबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नीचे की जितनी भी वैल्यू है पॉजिटिव में है, क्या बोलेंगे? लेबर होगा, 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 होगा। और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में। यहां पे रेंज कहां से कहां तक? तो ऊपर लिखा हुआ है -5 और नीचे लिखा हुआ है +5, तो 5 से 5, 5 से 5। इसीलिए फॉर्मूले का नाम दिया गया फिफ्थ फॉर्मूला। 5 से 5 तक होता है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे क्या इंडिकेट कर रहा है? -2 क्या बताएगा? स्पाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर। +3 क्या बताएगा? स्पाइन से 3 सेंटीमीटर नीचे। तो हेड स्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिशप स्कोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अराइजिंग द क्वेश्चंस। तो यहां तक अपन कर रहे थे एग्जामिनेशन। मदर की ईडीडी पूछी, लेबर पेन का नेचर देखा, अस्पताल में भर्ती किया, डिलीवरी डिसाइड करी और तैयार है या नहीं वो भी देख लिया। अब सब तैयार है तो अब तो करो, तो बिल्कुल करो, करना शुरू करो। क्या करना शुरू करें? ट्रांसफर करो। ट्रांसफर किसका करो? सरकारी नौकरी का नहीं, मां को लेबर रूम में ट्रांसफर करो। ऐसी बात जब भी आती है बैक टू बैक देखें, धनाधन एमसीक्यू लेके आती है। ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन, तो कई सारे नाम है। एक बैक टू बैक बोर्ड में मेंशन कर रहा हूं। आपसे पूछें पोजीशन किसके दौरान? ट्रांसफर के दौरान। या फिर आपसे पूछे पोजीशन जब आप कर रहे थे एग्जामिनेशन उसके दौरान। या आपसे पूछे पोजीशन आइडियल फॉर लेबर, और लेबर में बच्चा बाहर निकालना होता है तो पूछ ले पोजीशन फॉर बच्चा बाहर निकालना। बच्चे बाहर निकालने को बोलते हैं पुश करना। तो अभी आपको सारी पोजीशन के बारे में आपको जवाब दे देते हैं। हर के लिए हमारे पास आंसर अवेलेबल है। फर्स्ट वन ये कि ट्रांसफर करना है, लेबर रूम में जब ट्रांसफर करना है तो पोजीशन कौन सी होती है? ध्यान से सुनना, सुपाइन विथ टिल्ट। सुपाइन विथ टिल्ट। स्ट्रेचर पे सीधा ही रखना है, सिर्फ थोड़ा सा उठाना है बटक्स वाले एरिया से। और वो एलिवेशन कितना होता है? लगभग 15 डिग्री होता है। हाथों से नहीं उठाना, पिलो के अंदर बटक्स के अंदर पिलो लगा देना। मदर को स्ट्रेचर पे सीधा लेटाइए, बटक्स वाले एरिया के नीचे पिलो लगा दीजिए, जिससे वहां 15 डिग्री का एलिवेशन मिल जाएगा। तो ये आइडियल पोजीशन है ट्रांसफर की। फर्स्ट एमसीक्यू, आइडियल पोजीशन फॉर ट्रांसफर। जवाब देंगे यहां पे सुपाइन विथ टिल्ट। और टिल्ट का मतलब क्या है प्यारो? एलिवेशन। एलिवेशन कितना देना होता है? 15 डिग्री। किससे देते हैं? पिलो लगा के। ये पोजीशन ना केवल ट्रांसफर के लिए आइडियल है, ये पोजीशन आइडियल किसके लिए भी है? सिजेरियन। तो आपसे सिजेरियन सेक्शन की भी आइडियल पोजीशन पूछे तो भी जवाब क्या देना है? सुपाइन विथ टिल्ट। अब आगे आइडियल फॉर एग्जामिनेशन, ये आपको मैंने पहले बताई है कि किसी भी फीमेल में, नॉर्मल फीमेल में चाहे प्रेग्नेंट फीमेल में, कोई भी प्रोसीजर या एग्जामिनेशन करना हो तो पोजीशन कौन सी?
डॉर्सल रिकम्बेंट, ये आपको मैंने ग्रिप में पढ़ाया था। आइडियल फॉर लेबर फंडामेंटल से रटते हुए आते हैं, कौन सी होती है? लिथोटॉमी। और केवल करना हो बच्चे को पुश, तो उस समय पोजीशन लगाई जाती है अपने पास में स्क्वाटिंग। तो देखिए यहां पे ट्रांसफर के नाम से एक के साथ कितनी पोजीशन बैक टू बैक बोर्ड पर मेंशन हो गई है। सिंपल ट्रांसफर करने की, एग्जामिनेशन करने की, लेबर के लिए आइडियल और पुशिंग के लिए कर दिया ट्रांसफर। ट्रांसफर करते ही क्या शुरू करेंगे? कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे, नाम दे दिया जनरल इंटरवेंशन। ये जनरल इंटरवेंशन है, यहां से कोई बड़ा एमसीक्यू नहीं है, एकदम बेसिक लाइनें हैं। जैसे एनबीएम रखेंगे जब तक बच्चा बाहर ना आ जाए, भयंकर बड़ा सारा काम करना है, एनबीएम रखने से भूखी ना मर जाए तो आईवी लाइन चालू करेंगे। आईवी लाइन दे रखी है तो बहुत जरूरी होता है यूरिन आउटपुट मेजर करना, इनटेक आउटपुट चार्ट भरेंगे। इसके अलावा मदर को और क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? वहां पे यूरिनेशन डेफिकेशन पहले बोल रखा था, तो बावल ब्लैडर केयर देंगे, मतलब चेक करना कि एम्प्टी है या नहीं। लेबर पेन देखेंगे, सही चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लेबर पेन बढ़ाने की दवा देंगे। दवा का नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे सारे बेसिक इंटरवेंशन करने हैं, कुछ भी बड़ा नया नहीं है तो बड़ा सवाल भी नहीं है। तो बेसिक चीजें सामने लिखता हूं। जनरल इंटरवेंशन क्या क्या किया आप कर सकते हैं। पेशेंट को रखेंगे एनबीएम, एनबीएम रखा तो क्या शुरू किया? आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी शुरू किया तो क्या बनाएंगे? इनटेक आउटपुट चार्ट। किसी भी प्रोसीजर से पहले क्या कंप्लीट होना चाहिए? बावल ब्लैडर केयर। यदि कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहे हैं तो क्या दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि बड़े इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू स्टेज अपन ने पढ़ लिए कि पर्टिकुलर लेटेंट होती तो काम अलग, पर्टिकुलर एक्टिव होती तो काम अलग, पर्टिकुलर ट्रांजिशन होती तो भी काम अलग, इसलिए जनरल इंटरवेंशन ये। अब मजे की बात ये, जितनी भी कार्रवाई आपने शुरुआत से अभी तक करी, आते ही एडीडी पूछा, लेबर पेन नेचर देखा, अस्पताल में भर्ती किया, बिशप स्कोर किया और ये काम किए, इन सब को डॉक्यूमेंट करो, लिखो। और डॉक्यूमेंट करना एक हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अब क्या करके आए उससे फर्क नहीं, आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। एक एचओडी भी जब पेशेंट राउंड के लिए आता है तो फाइल के स्टेटस से ही पेशेंट की हेल्थ का आइडिया लगाता है। तो यह सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जिस पन्ने में किया जाता है वो पन्ना सामने पार्टोग्राफ कहलाता है। सारी रिकॉर्डिंग करना जिसमें होता है वो चीज अपने पास पार्टोग्राफ कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल सबसे पहले इसमें से इसके मतलब से बनेगा। पार्टोग्राफ कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, दीज ऑल आर सेकेंडरी थिंग। पार्टोग्राफ का मीनिंग क्या है? जितना काम किया सब कुछ लिखा पढ़ी करो। रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर, जिसको देख के पता चलेगा कि क्या चल रहा है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टोग्राफ? तो आंसर देना है, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर। ना केवल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से पता चलेगा क्या चल रहा है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर। आपसे कभी भी आके आपका यूनिट का कंसल्टेंट पूछ ले कि भैया दिखा तूने क्या किया, तो मतलब रिकॉर्डिंग, उससे पता चलेगा तूने क्या करी है, प्रोग्रेस। अब आगे, यह पार्टोग्राफ सबसे पहले फ्राइडमान ने दिया था, वही फ्राइडमान जो कल के लेक्चर में उंगली करके डायलेशन बता रहा था। फ्राइडमान ने दिया था 1954 में, दे दिया, इतिहास बन गया। लेकिन फ्राइडमान के बाद एक साइंटिस्ट आया, फिल पोर्टर, उसने नई चीज इन्वेंट की, दिया फ्राइडमान ने 54 में। फिल पोर्टर ने क्या कहा? फिल पोर्टर ने यह कहा कि देख मेरे बंधु, फर्स्ट स्टेज वैसे ही बहुत बड़ी है और लेटेंट वाली में कुछ धमाकेदार काम नहीं होता। 8 घंटे लेटेंट फेज में लगते हैं और डायलेशन कुछ नहीं होता। तो मैं एक ऐसा पार्टोग्राफ दूंगा
जो लेटेंट फेज को शामिल नहीं करेगा, ये फिल पॉटर बोल रहा है। और उसकी बोली हुई बात आज तक चल रही है कि आज की तारीख में जो पार्टोग्राफ चलता है वो मॉडिफाइड है, वो लेटेंट को इंक्लूड नहीं करता। तो जो लेटेंट को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्टिव से शुरू होगा। तो बताइए एक्टिव कितने सर्वाइकल डायलेशन पे शुरू होती है? 4 पे। तो वर्तमान में जो पार्टोग्राफ है वो मॉडिफाइड है, उसे सर्वाइकोग्राफ भी कहते हैं, और वो 4 सेंटीमीटर से शुरू होता है। लिखा जाए बोर्ड पे कि सबसे पहले दिया किसने? दिया इसको फ्राइडमान ने 1954 में। उसके बाद इसे किया मॉडिफाइड। मॉडिफाइड किसने किया? तो वो मॉडिफाइड किया फिल पॉटर ने, और फिल पॉटर ने नाम क्या दिया? सर्वाइकोग्राफ। और मजे की बात, शुरू कहां से किया? 4 सेंटीमीटर से। मॉडिफाइड करके शुरू किया 4 सेंटीमीटर से, मतलब ये लेटेंट फेज को इंक्लूड नहीं करता। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, पार्टोग्राफ के अंदर कंपोनेंट जानने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब के बारे में जानना कि पार्टोग्राफ क्या बताता है। रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर और प्रोग्रेस ऑफ लेबर दिया किसने? फ्राइडमान ने। मॉडिफाई किसने? फिल पॉटर ने। और नाम क्या दिया? सर्वाइकोग्राफ। क्या इंक्लूड नहीं करता? लेटेंट फेज। कहां से शुरू करता है? 4 सेंटीमीटर से। अब इसके कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट की बात करें, इसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है। इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड करना है उसे देखते हैं। बेसिक रिकॉर्डिंग चलती है फीटल हार्ट रेट की और सर्वाइकल डायलेशन की। सर्वाइकल डायलेशन चेक करते हैं पीवी से। तो बेसिक कंपोनेंट में अपन बता सकते हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे की धड़कन एफएचआर, और रिकॉर्ड करते हैं पीवी से डायलेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर आएगी, वो है बच्चे के पानी की थैली। बच्चे के पानी की थैली का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड या मेम्ब्रेन। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन स्टेटस। और वो मेम्ब्रेन स्टेटस अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जिसे आपको बताते हैं यहां से। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्टेटस में कुछ टर्म है तो वो देखें। मेम्ब्रेन बताना चाहती है बच्चे के पानी की थैली को, उसके लिए एक पूरा कोड है ICMBR। ये लिखता हूं मैं बोर्ड पे, ICMBR। मीनिंग सुने, आई का मतलब है पानी की थैली सही है, फटी नहीं है, पानी एकदम क्लियर है, साफ है। पानी में बच्चे ने स्टूल पास कर दिया मेकोनियम, कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसमें दिखाई दे रहा है ब्लड, और पानी नहीं दिखाई दिया तो नाम दे दिया रप्चर। तो पानी की थैली को लेकर कोडिंग होती है, जैसा मिले वैसा भरें। ICMBR। जैसे ही आया आर, लिखा हुआ था रप्चर, तो रप्चर से टर्म आ गई अपने पास में ROM, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है तो सुने, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पानी की थैली का रप्चर होना। लेबर नॉर्मल है तो हर चीज नॉर्मल होनी चाहिए, पानी की थैली भी अपने आप रप्चर होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज के एंड में जब बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन जाता है, फोर वाटर हिंड वाटर आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर से ये थैली अपने आप फट जाती है फर्स्ट स्टेज के एंड में। तो ROM अपने आप होता है और पहली स्टेज में होता है। तो ROM के आगे लिखें कि ये कैसा इवेंट है, ये नेचुरल इवेंट है। और कब होता है? फर्स्ट स्टेज में। अब सुने इंटरेस्टिंग चीज, सबको उम्मीद यह थी कि पानी की थैली अपने आप फटेगी, अपने आप फटेगी पहले स्टेज में, पर ऐसा हुआ कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन गया, जिसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होनी है और थैली अभी तक नहीं फटी। तो हम उसे रप्चर करेंगे, और हम उसे रप्चर करेंगे तो नाम आ जाता है AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें अपने आप नहीं, जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो ये हो गई इंड्यूस, हम कर रहे हैं तो हो गई इंड्यूस। और कब करेंगे? सेकंड स्टेज में। इंतजार करते हैं कि फर्स्ट में अपने आप हो जाए, नहीं तो सेकंड में हम करेंगे। तो AROM की क्वालिटी कि नेचुरल की जगह कैसी हो गई? इंड्यूस।
और कब करते हैं? सेकंड स्टेज में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब करते किससे हैं उसको लेके सवाल, तो ये AROM किससे किया जाता है? कोचर फॉरसेप्स। हजारों बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार। किससे करते हैं? कोचर फॉरसेप्स। ये बात हुई। अगली बात, पानी की थैली रप्चर अपने आप हो जाए या हम करें, फायदा क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना। यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, जब दबाव आ रहा था, तो वो धक्का, वो दबाव बच्चे पे नहीं लग पा रहा था, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया कि एमनियोटिक फ्लूइड का पानी हर बाहरी धक्के दबाव को बच्चे पर पड़ने नहीं देता। तो जब तक धक्का बच्चे पे नहीं लगेगा, वो बाहर कैसे निकलेगा? और लेबर में क्या रिक्वेस्ट है? बाहर निकालो। इसलिए पानी की थैली फटने से बच्चे पे जोर लगना शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्शन तो पहले भी वही था, अब भी वही है। फर्क क्या है? पहले पता नहीं लग रहा था पानी होने के कारण, अब पता लग रहा है थैली फटने के बाद। तो क्या फायदा है इसका? तो फायदा लिखेंगे कि अब की बार कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे। इट इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बिना पानी की थैली फटे एहसास नहीं हुआ, अब जब यह फटी है तो हमें हुआ है एहसास। अब एक बात, कई बार ऐसा हो जाए, अब नॉर्मल लेबर की कैटेगरी में फीटस की डिलीवरी हो गई और पानी की थैली फटी नहीं, मतलब बच्चा नंगा पुंगा बाहर नहीं आया, कपड़े पहन के बाहर आ गया, पानी की थैली के साथ ही पैदा हो गया, ऐसा काम हो जाए तो वो चीज कहलाती है कॉल बर्थ। बच्चे का पानी की थैली के साथ ही बाहर आ जाना क्या कहलाएगा? कॉल बर्थ। तो यहां देखें, पार्टोग्राफ में मेम्ब्रेन देख रहे हैं, 5 अपने पास इंडिकेटर है, रप्चर से लाइन बनती है। ROM अपने आप होता है पहली स्टेज में, AROM हम करते हैं सेकंड स्टेज में, करते हैं कोचर फॉरसेप्स की मदद से। यह करने से कॉन्ट्रैक्शन बच्चे को लगेगा और वो बाहर निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और कभी कभार बच्चा इनके साथ पैदा हो जाए तो कॉल बर्थ। एक बात। नेक्स्ट वन, अपन जो फाइंडिंग फिल करते हैं यहां पे, ये 2 चीजें पार्टोग्राफ में। मोल्डिंग, मोल्डिंग होगा लेबर की सेकंड स्टेज में, पर मार्किंग यहां पे दे रहे हैं। मोल्डिंग का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन। दिखाता हूं अभी, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन। उस आधार पर मार्किंग की जाती है, नंबर दिए जाते हैं 1 2 3। कैसे? तो सुने। ओवरलैप इसलिए होना पड़ता है कि सिर का आकार बहुत बड़ा होता है और क्रेनियल बोन्स में सुचर होते हैं, वो ओवरलैप होंगी तो डिलीवरी इजी होंगी। 1 का मतलब है ओवरलैपिंग नहीं हो रही, 2 का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन आया तब ओवरलैपिंग, जब कॉन्ट्रैक्शन गया नो ओवरलैपिंग। 3 नंबर किसमें? ओवरलैपिंग तब तक रहे जब तक बच्चा बाहर ना निकले। तो 3 नाम दिए गए हैं। एक क्या लिख सकते हैं? नो ओवरलैपिंग, इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और 3 नंबर में लिखेंगे टिल डिलीवरी। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। अब आते हैं पार्टोग्राफ में मिलने वाली बड़ी बड़ी 2 स्पेसिफिक लाइन। जैसा नाम 100% वैसा काम। एक नाम है अलर्ट और एक नाम है एक्शन। तो बड़ा सिंपल सा इनका मीनिंग है। सवाल यह बनता है कि ये कितने सेंटीमीटर डायलेशन पे खींची जाती है। तो जैसा आपको बताया, वर्तमान में जो पार्टोग्राफ चल भी रहा है वो लेटेंट को शामिल नहीं करता, वो स्टार्ट ही वहीं से होगा जहां से एक्टिव स्टेज आती है। तो अलर्ट हमें तैयार कब होना है? जब एक्टिव फेज स्टार्ट हो 4 सेंटीमीटर पे। एक्शन कब लिया जाता है? जब फुल डायलेशन हो जाए 10 सेंटीमीटर का। इस बेस पे अलर्ट लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो 4 सेंटीमीटर पे, और एक्शन लाइन जो ड्रॉ की जाती है 10 सेंटीमीटर पे। इन तीनों के प्रेजेंटेशन देखें तो अब देखें सामने की तरफ, ये नजारा है कॉल बर्थ का। वो कॉल बर्थ जो ये बता रहा है कि बच्चा पानी की थैली के साथ में ही डिलीवर हो गया। नेक्स्ट वन बात करें अपन मोल्डिंग का। ये बता रहा है कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। यहां पर देखिए बोन में कितना आराम से सूचर दिखाई दे रहा है, गैप है, और यहां बोन ओवरलैप हो चुकी हैं। डायग्राम इंडिकेट कर रहा है मोल्डिंग को, जिसके नंबर 1 2 3। मोल्डिंग होता सेकंड स्टेज में है, पर पार्टोग्राफ के रिकॉर्डिंग में
नंबरिंग बताई जा रही है। पार्टोग्राफ देखें तो इस प्रकार पूरी कैलकुलेशन है, हर चीज इसमें लिखी जाती है, ईडीडी से लेकर किए गए सारे इंटरवेंशन। लाइन आपको बताना चाहूं तो यहां पे अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, ये देखो 4 सेंटीमीटर से शुरू है। जैसा मैंने कहा वर्तमान में जो पार्टोग्राफ है मॉडिफाई हो चुका है, 4 से स्टार्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन बता रहे हैं ये अलर्ट लाइन है, और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो ड्रॉ करते हैं वो एक्शन लाइन है। तो ये पार्टोग्राफ। इन सभी के साथ आज के लेक्चर में कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन दी गई वो देखिए। पहला धर्म था इवेंट पढ़ना, धक्का लगेगा, लूज होगा, रास्ता खुलेगा, बच्चा बाहर। क्वालिटी, शुरुआत होते हैं यूटेराइन ऑस्टिया से, नेचर ये देखा अपन ने, बकेट होल्डिंग पैटर्न और डिवीजन। आगे बढ़े, इफेसमेंट सिर्फ मीनिंग बताओ, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स, उस टेबल्स में चले जाओ। डायलेशन पढ़ना नहीं था, आना था बैग ऑफ मेम्ब्रेन पे, पीछे का पानी आगे का पानी, सारा काम हो गया। करना है मैनेजमेंट टू द पॉइंट। सबसे पहले एडीडी नेचर पहचानो, भर्ती करो, धड़कन सुनो। इसके बाद करना है वेजन एग्जामिनेशन, नाम दिया बिशप स्कोर, मीनिंग इंपॉर्टेंट, टोटल कंपोनेंट, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम फॉर लेबर। टेबल फॉर्म में पूरा स्कोर दिया गया। उसके बाद में हेड स्टेशन, फिफ्थ फॉर्मूला, -5 से +5 तक का। आगे बढ़े, ट्रांसफर करने की पोजीशन आइडियल एरिया, ये बाकी सारी पोजीशन रिमेनिंग बोर्ड पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिजेरियन के लिए भी यूज होती है। ट्रांसफर करते ही जनरल इंटरवेंशन, और उसके बाद सबके रिकॉर्डिंग पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करेगा, प्रोग्रेस का पता चलेगा। वर्तमान में यूज हो रहा है सर्वाइकोग्राफ। मेम्ब्रेन पर अटैक करा, अपने आप रप्चर आरओएम, हम करे एआरओएम, फायदा क्या, कॉन्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी, और बच्चा इसके साथ पैदा हो जाता है कॉल बर्थ। लास्ट वन मोल्डिंग के नंबर और लाइन, और इन सभी के साथ में यहां पे दे सकते हैं पूर्ण विराम। लेबर की महान सबसे बड़ी मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली सर्वाइकल स्टेज को। कल की शुरुआत बच्चे के बाहर निकलने के साथ, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के साथ, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तब तक के लिए धन्यवाद।